Hello students, this is the second part of the video of reproductive health, and in previous lecture we were discussing the what kind of strategies made by the government to control the population explosion in the world and also in India. तो लास्ट हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, और उस तरीके से जब बढ़ती जाएगी तो एक टाइम के बाद में फूड शेल्टर और अगर लैंड पे सब पर भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा। तो द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो इसको जो कवर किया है, सबसे कम किया है और उससे कुछ फ़ायदा भी देखने को मिला है, तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि बहुत ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पहली बात तो एक्वायर अपनाने के बाद में बर्थ कंट्रोल पे काबू पा सकते हैं। दूसरा, यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर, जगह जगह पोस्टर्स में भी देखने को मिल जाता है हमें कि एक हैप्पी फैमिली के लिए 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम दो हमारे दो। यानी कि अगर इस तरीके से अगर सारे कपल्स इस बात को तो एक हैप्पी फैमिली और मेंटेन्ड फैमिली को हम अराइज कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिएबल एज ऑफ फीमेल ऑफ 18 एंड बॉयज इज 21, और एक जो बाल विवाह है इसकी भी प्रथा को रुकवाने में बहुत मदद की है इस प्रोग्राम ने। और एक गवर्नमेंट ने जो एक एज शादी की डिसाइड की गई है जो वो 18 फीमेल्स की और 21 मेल्स की, एंड इन इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर टू और अदर मेजर टेकन बाय टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम कॉमन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, वो जैसे नेचुरल मेथड्स हैं कि नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन प्रिंसिपल। तो जो नेचुरल मेथड है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन ही ना होने दिया जाए। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से स्पर्म को रिटेन करते हैं या ओवा को रिटेन करते हैं, दोनों को मीट कराने से रोकते हैं, तो ये जो है वो नेचुरल मेथड के अंडर आता है कैटेगरी में। जैसे पीरियोडिक एब्सटेंस इन वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और abstain फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डेट 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। यानी कि ये एक सेफ टाइम होता है पीरियड्स का, जहाँ मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जहाँ पर क्या है कि जो 10 और 17 डेज़ के बीच का मतलब जो टाइम रहता है, यानी कि 6-7 दिन या 10 दिन का जो टाइम रहता है, इसमें अगर हम सेफ सेक्स करते हैं तो उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं स्पर्म और ओवा के मीट करने के। उसी तरीके से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करते हैं कि ये उसमें एक सेफ सेक्स पीरियड होता है और एक फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि जब ओवरी से जो है ओवा बाहर आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर, अगर हम प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ की कि वो पीरियड कब है जब सेफ सेक्स होगा, यानी ड्यूरिंग उस पीरियड के दौरान अगर मीटिंग करते हैं तो उधर चांसेस बहुत कम होते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि अगला मेथड है कि विड्रॉल और कोइटस इंप्रूवमेंट इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन। या फिर यानी कि स्पर्म को इंजेक्ट ही ना करने दिया जाए, यानी कि जैसे ही इजैकुलेशन का टाइम है जस्ट उस पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए, और विड्रॉ करने के बाद में उससे क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो ना ही एंटर नहीं करेंगे वेजाइना के अंदर, और इससे भी एक सेफ सेक्स पीरियड, ये जो सेफ सेक्स यानी कि बर्थ कंट्रोल में मदद मिल सकती है। एक दूसरा है लैक्टेशन एमनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी कि मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड अदर therefore the cycle do not occurs during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeding the child fully, chances of conception almost nil। यानी कि जब तक जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, यानी कि जब तक लैक्टेशन पीरियड रहता है मदर का, तब तक जो है जो स्पर्म अगर एंटर कर भी जाता है वजाना में तो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये लैक्टेशन एमनेरिया भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आफ्टर पार्चुरेशन, जब तक जो
जो मदर के ब्रेस्ट में जब तक मिल्क रहता है, यानी कि जब तक लैक्टेशन पीरियड रहता है, तब तक अगर मीटिंग रहती है तो उस केस में भी चांसेस बिल्कुल नील होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फिज़िकल मेथड्स थे जिसको मतलब कि ये नेचुरली कर सकते हैं, या हम पेनिस को विड्रॉ करके कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हम एक सेफ सेक्स पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे मंथ में देख सकते हैं, या फिर हम लैक्टेशन एमनीरिया, ये नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड है। अगला जो मेथड है वो बैरियर मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल मेथड्स में कभी कभी जैसे कि अगर विड्रॉल है तो विड्रॉल काफ़ी टफ़ है या काफ़ी मुश्किल से जैसे मोस्ट यूजली है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में फिर बैरियर मेथड्स का भी यूज़ है। जैसे मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स होते हैं जिसको रैप किया जाता है पेनिस के ऊपर या फीमेल वजाइना के ऊपर, और जिससे क्या होता है कि मेटिंग के दौरान अगर इजैकुलेशन हो भी रहा है तो भी चांसेस नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद में जैसे कि काफ़ी सारे जो इससे दूसरा प्रोटेक्शन ये मिलता है कि जो डिजीज़ हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसको भी अवॉइड करने में मदद मिलती है, जैसे एड्स को, गोनेरिया को, सिम्पिकल्स को, ये सारी सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज़ हैं। ये बोथ ये दोनों ही मेल एंड फीमेल कॉन्डम डिस्पोजेबल्स होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय प्राइवेसी टू यूज़र, यानी कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर, ये भी एक रबड़ के बने हुए होते हैं और इनसे भी फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है। कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेली आती हैं, जो बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स लगाई जाती है प्राइवेट पार्ट्स पे। उससे क्या होता है कि ये जो स्पर्म हैं वो किल होते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ इस मेथड में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव ये सर्जिकल मेथड है, ये IUCDs है, ये सर्जिकल मेथड नहीं है, ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें क्या रहता है कि ये जब तक इंसर्ट रहेगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, अवॉइड होती रहेगी। लेकिन इसको जब भी आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, जब भी फैमिली प्लानिंग के चांसेस नज़र आते हैं हम कर सकते हैं, तो उसमें जब हम इसको वो निकलवा सकते हैं और प्रेगनेंसी को अटेन कर सकते हैं, तो इसको IUCD बोलते हैं, इंट्रासेप्टिव यूटेराइन यूटेराइन डिवाइसेस। इसको इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर और नर्स की हेल्प से यूट्रस में, वजाना के थ्रू, और ये जो यूट्रस के एरिया को जो है बिल्कुल कवर करके रखती है, ताकि जो फैलोपियन ट्यूब से जो ओवा है वो वजाना तक पहुँचे ही ना। इससे क्या होगा कि जैसे ही वो जो स्पर्म है वो स्पर्म भी ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो इसमें these devices are presently available as the non-medicated IUCDs, lip loop copper releasing IUDs होती हैं, CUT, CU7, मल्टीलोड 37, ये इनके टाइप्स हैं, एंड हार्मोन रिलीज, और कुछ IUDs होती हैं जो हार्मोन रिलीजिंग होती हैं, जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज़ करती हैं, उससे भी मदद मिलती है प्रेगनेंसी अवॉइड करने में। IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus, and the copper ions release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। यानी कि जैसे मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कॉपर टी। कॉपर टी का मतलब क्या होता है, ये कॉपर की बनी हुई होती है, तो कॉपर आयंस रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो आगे ऊपर तक नहीं जाता, एक तरीके से रास्ता चौक कर लेता है यूट्रस का, और जिसकी वजह से जो है कि स्पर्म की मोटिलिटी कॉपर आयंस की वजह से कम हो जाती है, और जो कॉपर आयंस है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और इसकी वजह से जो है कि जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो वो वहीं डेड हो जाएगा। The hormone releasing IUDs in additional make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile the sperm. IUDs are ideal contraceptive for the female। और जब भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरीके से एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन जब भी फैमिली प्लानिंग करनी हो तो इसको ईजिली वेजेनल के थ्रू डॉक्टर्स की हेल्प से इसको दोबारा से निकलवा सकते हैं और दोबारा से प्रेगनेंसी को अटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द barrier methods which we can use to avoid pregnancies। Then who want to delay pregnancy and space children, यानी कि जो बच्चों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं या प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी मेथड ये बेस्ट मेथड है।
नाउ अगर ये केमिकल मेथड्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो केमिकल मेथड्स में क्या होता है, ये ओरली पिल्स होती हैं केमिकल्स की। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। यानी कि ये क्या है कि ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी पिल्स बनाई जाती है। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर अ पीरियड of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occur, it has been repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. यानी कि ये जो है एक्चुअल में बेसिकली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह से, ये मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स यू कैन टेक इट विद इन द 72 आवर्स, यानी 3 दिन के अंदर लेनी होती है। 3 दिन के अंदर आफ्टर 3 डेज जो है, जो ब्लास्टोमियर्स जो जाइगोट ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाता है और वो इम्प्लांटेशन के लिए चला जाता है। इसलिए ब्लास्टोमियर बनने से पहले ही इनको डिस्ट्रॉय करना होता है, तो ये पिल्स एक्चुअली वहीं वर्क करती हैं और जाइगोट से ब्लास्टोमियर बनने वाली प्रोसेस है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो वहाँ पर ये पिल्स काफ़ी ज़्यादा असरकारक हैं और बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। They inhibit the ovulation or an implantation as well as quality of service mucus to prevent the retard entry of sperm. Pills are very effective with lesser side effect, कम side effect होते हैं, as well as accepted by families. काफ़ी सारी families ने इसको accept भी किया है। सहेली the new oral contraceptive, तो सहेली के नाम से एक oral contraceptive भी आती है मार्केट में। कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट। वही वीक में एक बार लेनी होती है और बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्रोजेस्टेरोन अलोन इन अ कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू दैट पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स मच लॉन्गर। इंजेक्शंस के रूप में भी इनको दे सकते हैं और उसका जो पीरियड इफेक्टिव पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको दे सकते हैं। Administration of progesterone and progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of fetus have been found to be very effective. मैंने बताया 72 आवर्स के बीच में अगर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। They could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है या मान लीजिए रेप हुआ है, उस केस में यहाँ पर ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती हैं जो केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में आती है। दूसरा लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। इसमें सीधे सीधे स्टरलाइज कर देते हैं हम फीमेल ऑर्गन्स को। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि नसबंदी जिसको बोलते हैं, तो ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी, तो यानी वास्ट डिफरेंस को काट देना फीमेल्स में, तो वो वेसेक्टॉमी, और फेलोपियन ट्यूब को काट देना फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी, जिसकी वजह से जो है वो इस टेस्टिस से जो है पेनिस तक स्पर्म नहीं आएगा और जो ओवरी से जो ओवा है वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा। इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार इसको अचीव कराया, सर्जिकल मेथड को कराया, फिर ये परमानेंट मेथड होता है। इसके बाद इसको रीगेन नहीं कर सकते कि जिस तरह से हम आईयूडीज़ में देख रहे थे कि कॉपर टी को निकलवाते ही हम बाद में प्रेगनेंसी अवॉइड कर वो अटेन कर सकते हैं या फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर ये बैरियर मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स हैं, इनको जब तक हम नहीं चाहते तब तक फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। लेकिन इनको जैसे ही हम अब चाहते हैं तो हम इनको ईजिली कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड इज़ अ परमानेंट मेथड इन विच कैन नॉट रिवर्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अगेन। तो काफ़ी सोच समझ के ये प्रोसेस कराना चाहिए। देखिए जैसे ये पिक है जिसमें देख रहे हैं कि टेस्टिस से जो वास्ट डिफरेंस है इसको कट कर दिया है और टाइट कर दिया है। इसी तरीके से ट्यूब्स को कट करके टाइट कर दिया है और ये परमानेंट मेथड्स होता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर हम कभी प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर सकते। तो यही सब इसके बारे में है। इट नीड टू बी एम्फसाइज द सिलेक्शन सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को। इट शुड बी टेकन ओनली द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द डॉक्टर। दे प्रैक्टिसाइज अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट conception pregnancy. Once is forced to use these methods either to prevent pregnancy to or to delay स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजन। तो इसके लिए हम ये सब अपना सकते हैं। नो डाउट
The widespread use of these methods have significantly role in checking uncontrolled growth of population. इससे एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ में मदद तो मिलती ही है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अगर ज़्यादा लिया जाए तो। जैसे इल इफ़ेक्ट होता है नौसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो इस तरीके से इसे इट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, इनको भी इग्नोर नहीं किया जाता, इसीलिए काफ़ी सोच समझ के और ये अंडर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही ली जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये एक एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू हम एक लीगली फीटिसाइड करा सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर केस में। यानी कि इसमें बात कर सकते हैं कि एबॉर्शन बोल सकते हैं इसको। नियरली 40 to 15 मिलियन MTPs आर परफॉर्म इन अ ईयर all over the world, which accounts 1/5 of the total number conceived program in a year. MTP has significant role decreasing the population through it is not mean for that purpose. It is not used being debated upon the many countries due to emotional, ethical, religious, social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported टू बी हाई इन इंडिया। मतलब ये है कि इसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की परमिशन से अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट रूल के अंडर और पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंदर कि किन किन कंडीशंस में हम अबॉर्शन करा सकते हैं, वरना हम नहीं करा सकते क्योंकि ये इलीगल है। लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम है, मदर से रिलेटेड इशू है या फीटस से रिलेटेड इशू है, तो उस केस में हम करा सकते हैं। जैसे वाई MTP, ऑब्वियसली द आंसर इट इज़ गेट रूट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में सपोज़ एक रेप विक्टिम है, तो वो उसके लिए वो जो अगर मान लीजिए कि वो उसकी जो प्रेगनेंसी वो अनवांटेड होगी, तो इन दैट केस शी कैन। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि उसकी फ़िज़िकल यानी कि मदर फिज़िकली फ़िट नहीं है और फिज़िकली वीक है, मेंटली वीक है, इस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम है तब उस केस में भी हम करा सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है इसका मिसयूज़ भी होता है, लेकिन ये बेसिकली बैन है, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सुपरविज़न इसको अचीव करा सकते हैं। तो इसको देखते हैं। MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हफ्ते में कराई जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन मच मोर रिस्कियर, लेकिन इससे ज़्यादा की काफ़ी रिस्की होती है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ MTP इज परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली द अनसेफ बट कुड बी फैटल। लेकिन कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कुछ अनक्वालिफाइड जो लोग हैं वो भी इस काम को करते हैं, जिसकी वजह से इलीगल तो है ही है, लेकिन वो माँ और बच्चे दोनों के लिए फेटल हो जाता है, इसके लिए यानी कि मौत तक आ जाती है। Another dangerous trend in the misuse of amniocentesis to determine the sex determinant of unborn child, जो कि मैं बता चुका हूँ। If the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against with the legal, यानी कि amniocentesis से पता किया कि वो फीमेल है और MTP के थ्रू वो टर्मिनेट करा दिया, जो कि इलीगल है। लेकिन MTP हर किसी की नहीं हो सकती, पर्टिकुलर केस रखा जाता है, कंडीशन रखी जाती है, तब गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है। जैसे इसमें देखते अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉज रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी एट रिवर्स द मेंशन अन ट्रेंड। यानी कि अगर हम बात करें इसमें तो केवल अगर फीमेल के साथ कुछ गलत हुआ है उस केस में MTP इनिशिएट होती है। और अगर मान लीजिए कि फ़ीमेल जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो टेक केयर नहीं कर पाएगी होने वाले चाइल्ड की, या वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, मेंटली फ़िट नहीं है, तो उस केस में MTP को किया जाता है। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कुछ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जैसे इसमें गोनेरिया, सिम्किल्स और जेनेटल हर्ब्स क्लैमिडीज, जेनेटल वर्ड्स, ट्राइकोबिनेसिस, हेपेटाइटिस B,
द मोस्ट डिस्कस इन रिसेंट ईयर HIV, एड्स, जिसको ये तो बहुत मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये कुछ STDs हैं जिसको जो है अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फैलती हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस एच कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिट बाय शेयरिंग इंजेक्शन निडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी कि ये सिरिंज के थ्रू यूज़ की हुई सिरिंज के थ्रू भी फैलते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी फैलते हैं, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैलते हैं। यानी कि अगर फ्लूइड बॉडी के कांटेक्ट में आ गया किसी इन्फेक्टेड HIV का तो उसको भी होना तय है। तो इसका जो अर्ली सिम्टम्स अगर हम बात करें तो HIV इन्फेक्शन डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। अगर हम बात करें एन इन्फेक्शन अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, लेकिन HIV वगैरह की जो ये है ये अभी तक अननोन है, इसका कोई क्योर अभी तक डेवलप नहीं है। बस इसका हम प्रिवेंशंस हैं जो कि ले सकते हैं। काफ़ी कुछ वैक्सीन है जो केवल प्रिवेंट करती हैं लेकिन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं इसको। हम बात करते हैं कि अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट दीज आर माइनर एंड इंक्लूडिंग इचिंग, धीरे धीरे शुरुआत होती है इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली प्लेन स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, यानी कि खुजली या फ्लूइड का डिस्चार्ज होना या पेन होना जेनाइटल प्राइवेट पार्ट्स पे, ये एक संकेत होता है, यानी कि एक इंडिकेशन होता है। बात करते हैं तो किसके, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of the infection and social stigma attached to the STDs deter to infect person from going to timely detect problem. यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड फीमेल है, हो सकता है कि उसमें सिम्टम्स जो काफ़ी टाइम तक ना नज़र आए, और वो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आती है अगर जो एक से ज़्यादा पर्सन्स के, तो ये उसको स्प्रेड करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और उस तरीके से स्प्रेड हो सकती है ये डिजीज़ेस। तो अगर हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं STDs से, तो हम बात कर अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्विटस, यानी कि बैरियर मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। और अगर आप कुछ डाउट होता है अपने ऊपर या कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उसको हम डिटेक्ट करा के कम्प्लीटली अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। नाउ द सेकंड अनदर टॉपिक इज़ इनफर्टिलिटी, मतलब कि द बोथ द मेल एंड फीमेल वुड नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज, यानी कि मान लीजिए कोई इम्यूनोलॉजिक प्रॉब्लम है या कोई मेंटली प्रॉब्लम है या फिज़िकली प्रॉब्लम्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको उसे कराने के लिए कौन कौन सी नई नई टेक्निक्स आई हैं और मेडिकल साइंस में किस किस तरीके की ये सारी टेक्निक्स हैं, उस मेडिकल साइंस में किन किन तरीके से इस सब को कर सकते हैं, उसका एक ये यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। किस तरीके से इनफर्टिलिटी को दोबारा से ठीक कर सकते हैं या कुछ कैसे मेथड्स हैं जिससे इनफर्टाइल होते हुए भी हम कैसे प्रेगनेंसी को अटेन करा सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल ऑफ बीइंग चिल्ड्रन, यानी कि जब जैसे कुछ अभी भी मिथ चले आ रहे हैं कि जैसे इंडियन फैमिलीज़ में जब भी मान लीजिए मदर प्रेग्नेंट नहीं होती या बच्चे नहीं होते तो हमेशा ब्लेम फीमेल को किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इस केस में दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है और फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वो डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा इनफर्टाइल है, बट मोर ऑफन दैन नॉट द प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर। Specialized health care unit infertility clinic could help in diagnose and corrective treatment from some these disorder and enable these couple to have children। और लेकिन कुछ कुछ काफ़ी जगह इनफर्टिलिटी सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ये डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इनफर्टाइल पार्टनर्स को द्वारा से फर्टाइल बना दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स कर दी जाती हैं जिसके थ्रू ये फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं,
तो हम बात करते हैं वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल कुड बी असिस्टेड हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है एक नंबर में। मतलब कि जो टेक्निक के थ्रू प्रेगनेंसी को अचीव किया जाता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि बॉडी के आउटसाइड सिमिलर कंडीशंस बना दी जाती हैं, मदर बॉम्ब जैसी कंडीशन, टेम्परेचर, pH वैसा बना दिया जाता है, जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं। जिस इन दिस मेथड पॉपुलर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू जो है कि बॉडी से बाहर इन विट्रो जो है मदर वॉर्म का टाइम कंडीशंस बना के मतलब कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कराया जाता है, और उसके बाद में फिर प्रोसेस को कराने के बाद फिर दोबारा से मदर के वॉर्म में उसको रख दिया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मेल में प्रॉब्लम है तो उसका मतलब उसके स्पर्म बन नहीं रहे हैं या बन रहे हैं तो वो इमोर्टल हैं, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल नहीं है। तो उस केस में डोनर मेल के स्पर्म्स लिए जाते हैं। अगर मेल सही है, अगर मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फीमेल में अगर फर्टाइल है, तो इसका मतलब वो उसका जो ओवरी है वो ओवा डेवलप नहीं कर पा रही है, तो उस केस में फीमेल डोनर का ओवा लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि दोनों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जाइगोट फॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, और जाइगोट को फिर ब्लास्टोमेयर बनने तक उसको कंडीशंस मदर वॉर्म की बाहर लेबोरेटरी में प्रोवाइड कराई जाती हैं। देन उसके बाद में उस जैसे ब्लास्टोमेयर बन जाते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब में, मदर की फैलोपियन ट्यूब में उस ब्लास्टोमेयर को इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इनटू द यूट्रस, अगर यूट्रस में इम्प्लांट किया तो IUT यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र कहलाता है, टू कंप्लीट इट फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि बाकी का जो डेवलपमेंट है फिर वो माँ के पेट में ही करेगा। तो एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट विद फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र टू असिस्ट द। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में भी हम फीमेल गैमिट्स को फ्यूज़ करा सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ अ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब, जैसे गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि किसी जो फीमेल की जो ओवा है उसको हम माइक्रो इंजेक्शन से लेकर उसके फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहलाएगा। देन उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected to the sperm, और स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करा दिया जाता है, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन अकर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे वर्ड हो गए, ART, ET, जिफ्ट, IUT, गिफ्ट, देन ICSI, ये सब का मतलब मैंने बताया। और इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जब हम इंसेमिनेट करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज आइदर ड्यू टू इनविलिटी और मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द एजैकुलेशन कुड बी करेक्ट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका कारण स्पर्म काउंट कम होना हो सकता है या फिर मोबिलिटी का कम होना होता है। तो उस केस में क्या होता है कि लेबोरेटरी में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट स्पर्म को ओवा तक रीच कराया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन अनदर टेक्निक इज़ कॉल्ड, और यूट्रस में अगर हम बात कर सकते हैं कि इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड हेल्थी डोनर से कलेक्ट किया जाता है एंड आर्टिफिशियली इंट्यूस टू द वेजाइना, वेजाइना में सीधे एंड करा दिया जाता है, या यूट्रस में, यानी इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। तो इन ऑप्शंस को अपनाने के बाद में रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये जो टेक्निक्स है काफ़ी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट से होती हैं, काफ़ी हाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं ये। तो देयर फॉर दिस फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू कंट्रीज़, हमारे इंडिया में भी हैं। देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल्स, यानी कि वो वही अफोर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड।
और लेकिन हम देखें तो जैसे मिथ काफ़ी चले आते हैं कि इन मेथड्स के थ्रू काफ़ी इमोशनल और सोशल मिथ्स हैं, उसकी वजह से भी लोग इन मेथड्स को अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन जो वेल एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज़ हैं तो वो ईजिली इस मेथड्स को करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंस द अल्टीमेट एम टू ऑल दिस प्रोसीजर टू हैव चिल्ड्रन, लेकिन वो फैमिली जिसका एम ही है कि उनकी फैमिली में कोई चिल्ड्रन होना चाहिए तो वो इसको कर सकते हैं। इन इंडिया वी हैव टू सो मैनी ऑर्फन एंड डेस्टिट चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे इंडिया में अनाथ चिल्ड्रंस हैं और ये हैं। तो इन टेक्निक्स की एक मेथड ये भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको बच्चा चाहिए ही, या आपको चाहिए कि आपकी फैमिली में अगर कोई ना कोई चाइल्ड हो, तो हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ऑर्फन्स होते हैं, तो हम जाके उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं। हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेक केयर, वो जो काफ़ी मतलब कि टेक केयर ना होने की वजह से सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उनको पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उस केस में ऐसे पेरेंट्स को इनिशिएट लेना चाहिए और ऐसे कामों के लिए आगे आना चाहिए, ताकि किसी की लाइफ को वो खुश बना सकें, किसी की ज़िंदगी बना सकें। तो ये दीज ऑल आर द मेथड इन विच यू कैन adopt the artificial techniques to attain the pregnancy and to avoid the infertility. So this is all about the reproductive health and what kind of major issues are creating by the explosion of populations, what kind of the prevention would be taken by the government to initiate this, overcome the uh, process of population explosion. So student, this is all about your reproductive health chapter, and thank you so much.